अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं आपकी मेज़बान करन नाज। नाज़रीन, आज जुम्मा नहीं है, पीर है, लेकिन फिर भी नून लीग के लिए बड़ा गंभीर है। 2 फैसले, 2 रेफरेंसेस, एक में जनाब नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल गया है और एक में तकलीफ यानी सज़ा हो गई है। फ्लैगशिप रेफरेंसेस में बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है, लेकिन अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल कैद की सज़ा नवाज शरीफ साहब के लिए सुना दी गई है। अब नवाज शरीफ साहब बड़े परेशान हैं कि वो बाइज़्ज़त बरी होने पर मिठाइयाँ खाएं या फिर 7 साल कैद हो जाने पर खुशियाँ मनाएं। अब देखना ये होगा कि नून लीग की आगे हिकमत अमली क्या होगी। मरियम नवाज साहिबा जो बड़े दिनों से खामोश थी, काफ़ी अरसे से खामोश थी, आज फिर उन्होंने ट्विटर का महाज संभाल लिया है। देखना ये होगा कि क्या ये खामोशी कोई फ़ायदा उठाने के लिए थी। इसके अलावा अब नून लीग की हिकमत अमली आगे क्या होगी। एहतजाज जो पार्लियामेंट के अंदर होगा और बाहर होगा, कोई फ़ायदा हासिल करने के लिए होगा या फिर महज एक अलामती एहतजाज होगा। मुख्तलिफ पहलुओं पर आज की कार्रवाई के हवाले से बात करेंगे, लेकिन पहले आपको हेडलाइंस की जानिब लिए चलती हूँ। नवाज शरीफ मनी ट्रेल देने में नाकाम, अल अज़ीज़िया रेफरेंस में मुजरिम करार। एहतसाब अदालत ने 7 साल कैद, 1.5 अरब रुपए और 25 लाख डॉलर के अलग अलग जुर्मानों की सजा सुना दी। अदालत का नवाज शरीफ की जायदाद जब्त करने का हुक्म। नवाज शरीफ की दरखास्त पर अडियाला के बजाय कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल करने का हुक्म। आज रात अडियाला में ही गुजारेंगे। ज़मीर मुतमईन है कि मुझ पर करप्शन साबित नहीं हुई, मुझे किसी किस्म का खौफ नहीं। नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में गुफ्तगू, बोले केस में कुछ नहीं, इसलिए ज्यादती कर भी नहीं सकते। करप्शन और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं किया, ईमानदारी से मुल्क और आवाम की खिदमत की। नैब सबूत पेश करने और इल्ज़ामात के दिफा में नाकाम। फ्लैगशिप रेफरेंस में मियां साहब को क्लीन चिट मिल गई। नैब का फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला। फैसले इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगे। एक ही शख्स को कितनी बार निशाना बनाओगे, कितनी बार सजा दोगे, कितनी बार जेल भेजोगे। हुकूमत को नवाज शरीफ का खौफ चैन नहीं लेने दे रहा है। मरियम नवाज का फैसले के बाद रद्द अमल। ट्विटर पैगाम में लिखा, तुम्हारे दिन बहुत थोड़े हैं, वक्त बदलते और हालात उलटते देर नहीं लगती। अंधे इंतकाम की आखिरी हिचकी मगर फतह नवाज शरीफ की। 2.5 साल में रत्ती भर करप्शन न मिली, मफरूजों पर सजा सुनाई गई। आज का फैसला नवाज शरीफ की दयानत पर एक और मोहर है। नवाज शरीफ इंशाअल्लाह और मजबूत होगा, वापस आएगा जल्द। पाकिस्तान की तारीख में एक और सियाह फैसले का इजाफा हो गया। शाहिद खाकान अब्बासी का फैसले के बाद सख्त रद्द अमल। कहा, यह पहला फैसला है जो अदालतों को बंद करके सुनाया गया। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे जमहूरियत को खतरा हो। मुशाहिदुल्लाह खान बोले, एक में सजा और दूसरे में बरी लॉलीपॉप है। असल मकसद नवाज शरीफ को जेल भेजना था, पाताल में भी डाल दें तो वो रहबरी करेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास। इमरान खान का एहतसाब अदालत के फैसले पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म का कहना था, एहतसाब के लिए 22 साल तक जद्दोजहद की, एहतसाब का अमल अब रुकने नहीं देंगे। एहतसाब का निज़ाम मजबूत, मौसर और शफाफ बनाएंगे। इजलास में अदालती फैसले पर हुकूमती हिकमत अमली तय कर ली गई। अदालत ने तफसील से मुकदमा सुनकर फैसला दिया। फ्लैगशिप रेफरेंस में टेक्निकल बुनियादों पर उन्हें छोड़ दिया गया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, नवाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म सफाई देने का मौका मिला। नवाज शरीफ के पास अपनी जायदादों का कोई हिसाब नहीं था। अब भी नवाज शरीफ का दिफा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। जरदारी ग्रुप, ओमनी ग्रुप और बहरिया टाउन मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। JIT रिपोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में मिली भगत का पर्दाफाश कर दिया। 42 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग सामने आई। ओमनी ग्रुप ने आसिफ अली जरदारी और उनके बच्चों के अखराजात भी उठाए। कुत्ते के खाने से लेकर सदकों तक का खर्चा भरा। बहरिया टाउन को मलिक रियाज के दामाद जैन मलिक और जरदारी के साबिक सेक्रेटरी मुश्ताक ने 10 अरब रुपए भेजे। कराची का बहरिया आइकॉन बहरिया टाउन और जरदारी ग्रुप बना रहा है। प्रोजेक्ट की जमीन गैर कानूनी तौर पर ली गई। जाली बैंक अकाउंट्स केस, सुप्रीम कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी को जवाब दाखिल कराने के लिए नोटिस भेज दिया।
मलिक रियाज को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। ओमनी ग्रुप से भी जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट का बहरिया आइकन और IV पार्क लेन समेत 4 जायदादों की खरीदो फरोख्त मुंजमद करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बुजुर्गी के बाइस अनवर मजीद से नरमी बढ़ती, लेकिन उनका बर्ताव बुजुर्गों जैसा नहीं। लगता है ओमनी ग्रुप का गुरूर खत्म नहीं हुआ। अरबों रुपए के खांचे लगे हैं, बंदर बाट मजीद नहीं चलेगी। अब हम फैसला देंगे। कोई और अदालत है तो वहां अपील कीजिएगा। JIT की कहानी एक तरफा है। हमारी पेश करदा दस्तावेजात का जिक्र भी नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा ने JIT रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा वकला की टीम इसका जवाब देगी। श्री रहमान बोली, इंतकामी सियासत पर हाथ जोड़कर खड़े नहीं हो सकते। एहतिसाब सबका होना चाहिए, किसी एक का नहीं। अदालतों का एहतराम करते हैं, इंसाफ के मुंतजर हैं। और नवाज शरीफ के सामने जरदारी तिफले मकतब लगते हैं। JIT रिपोर्ट ने जरदारी सिस्टम को आया कर दिया। लूट खसूट के लिए एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया हुआ था। रिपोर्ट पर JIT को दाद देनी चाहिए। वजीर आजम के मामले खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर कहते हैं, जैसे जैसे हकाइक सामने आ रहे हैं हम खुद हैरान और परेशान हैं। FATF की ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट में जाने की वजूहात सामने आ रही हैं। सात से आठ में आपको खुशामदीद कहूंगी। जनाब एहतिसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को फ्लैगशिप रेफरेंस में बाइज्जत बरी कर दिया है। ये वो अच्छी खबर है जो आज मियां साहब को मिली है, लेकिन इसके साथ साथ जुड़े हुए दूसरे फैसले में नवाज शरीफ की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। एहतिसाब अदालत की जानिब से नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने नवाज शरीफ की जायदाद जब्तगी का भी हुक्म दिया है। हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। सजा होने के बाद नवाज शरीफ को कमरा अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया गया। अल अजीजिया रेफरेंस के फैसले की नकल नवाज शरीफ को फराहम की गई है। ये फैसला 131 सफ़हात पर मुश्तमिल है। फैसले से मुताल्लिक आपको रिपोर्ट दिखाती हूँ, फिर इस पर आगे बात करते हैं। मुल्क की तारीख का एक और बड़ा फैसला। नवाज शरीफ को एक नैब रेफरेंस में कड़ी सजा, दूसरे में क्लीन चिट मिल गई। एहतसाब अदालत ने दोनों नैब रेफरेंसेस पर 19 दिसंबर को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ के खिलाफ नैब रेफरेंसेस का फैसला एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज अरशद मलिक ने सुनाया। अदालत ने अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में मियां साहब को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी। 1.5 अरब रुपए और 25 लाख डॉलर के अलग अलग जुर्माने आयद। किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार, जायदाद जब्त करने का हुक्म। फैसले में कहा गया है कि अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के लिए काफी ठोस शवाहिद मौजूद हैं। नवाज शरीफ मनी ट्रेल देने में नाकाम भी रहे। अदालत ने हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट्स के अजरा और दोनों को मफरूर करार दिए जाने की तौसीक भी कर दी। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ बाइज्जत बरी। अदालत ने फैसले में करार दिया ये तो केस ही नहीं बनता। फैसले के बाद साबिक वजीर आजम को कमरे अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। मियां साहब की अडियाला की बजाय लाहौर जेल मुंतकिल करने की दरखास्त। नैब प्रोसिक्यूटर्स का एतराज मुस्तरद। नवाज शरीफ की दरखास्त मंजूर। एहतसाब अदालत ने मियां साहब को कोट लखपत जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। तो इससे पहले ये फैसले की रिपोर्ट आपने देखी। अब फैसले के बारे में नवाज शरीफ साहब का भी रिमार्क्स उनके सामने आए। कह रहे हैं कि ज़मीर मुतमईन है कि उन पर करप्शन साबित ही नहीं हुई। सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे गैर रस्मी तौर पर, और इस दौरान नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हौसला अल्लाह देता है, मैंने हौसला नहीं छोड़ा, अज़म बुलंद है, मजबूत है। मजीद उन्होंने कहा कि उन्हें किसी किस्म का खौफ नहीं है, करप्शन और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल भी नहीं किया, ईमानदारी से मुल्क और आवाम की खिदमत की है, हुकूमत पर तनकीद करना नहीं भूले। इस दौरान उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने अवामी तरक्की के सफ़र को सबोताश कर दिया है। एक बार फिर पाकिस्तान को पटरी से उतार दिया गया है। लाहौर मुंतकली के इंतजामात मुकम्मल ना होने के बाइस नवाज शरीफ साहब आज रात अडियाला जेल में ही गुजारेंगे और उन्हें कल उनकी सालगिरह वाले दिन लाहौर की कोट लखपत जेल मुंतकिल किया जाएगा। नवाज शरीफ ने हिदायत की हमजा शहबाज को कि ठीक सुबह 10 बजे उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी भिजवा दी जाए। एहतिसाब अदालत में अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस पर 15 माह तक ट्रायल चला। नवाज शरीफ ने 130 पेशियां भुगती। कब क्या हुआ इस पर आपको रिपोर्ट दिखाती हूँ। 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल करार देते हुए उनके खिलाफ नैब को 6 हफ्तों के अंदर रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया। 8 सितंबर 2017 को कौमी एहतसाब ब्यूरो ने शरीफ खानदान के खिलाफ 3 रेफरेंस दायर कर दिए।
26 सितंबर को मियां साहब पहली बार अदालत में पेश हुए। 19 अक्टूबर को अदम मौजूदगी में, जबकि 8 नवंबर को मियां साहब पर बराह रास्त सेक्शन 9A5 के तहत फर्द जुर्म आयद की गई। दिसंबर 2017 में हसन और हुसैन नवाज को मुसलसल अदम पेशी पर अदालत ने इश्तिहारी करार दे दिया। 6 जुलाई 2018 को जज मोहम्मद बशीर ने 103 समातें करने के बाद एवनफील्ड रेफरेंस पर फैसला सुनाया। मियां साहब को बेटी और दामाद के साथ कैद हुई। नवाज शरीफ की दरखास्त पर अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस का ट्रायल दूसरी अदालत में जज अरशद मलिक के पास मुंतकिल हुआ। मियां साहब को 15 बार अडयाला जेल से अदालत में पेश किया गया। 19 सितंबर को तीनों को एवनफील्ड रेफरेंस में सजाओं की मुअत्तली पर रिहाई मिली। जज अरशद मलिक ने दोनों रेफरेंसेस पर 80 समातें की। यूं तीनों रेफरेंसेस पर ट्रायल कुल 183 समातों के बाद मुकम्मल हुआ। नवाज शरीफ ने 70 बार अदालत नंबर 1 और 60 बार अदालत नंबर 2 में पेशी भुगती। 65 बार मरियम नवाज भी उनके हमरा थीं। ट्रायल निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से दोनों अदालतों ने 8 बार मुद्दत में तोसी ली। सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून की जानिब से, ऑपोजिशन की जानिब से, दीगर मुखालिफिन की जानिब से यू टर्न का इल्ज़ाम तो हुक्मरान जमात पर लगाया जाता है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने नैब रेफरेंसेस की समात के दौरान खुद भी कई यू टर्न लिए। कभी असेंबली में पेश करदा ज़राए से मुकरे तो कभी कतरी खत से इनकार किया, और तो और कौमी असम्बली की तकरीर पर अदालत से इस्तिस्ना भी मांगा गया। फैसला आने के बाद नवाज शरीफ साहब ने वही वजाहतें पेश की। तब एक मज़बूत पहलू नवाज शरीफ के लिए यह है कि फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब बारे सबूत पेश करने और इल्ज़ामात के दिफा में नाकाम रहा है। नैब ने एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला किया है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में ये तय पाया है कि फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत को चैलेंज किया जाएगा। फैसले से मुतालिक उमूर पर बात करने के लिए खालिद अजीम साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अदनान आदिल साहब मौजूद हैं। खालिद अजीम साहब, आपसे सबसे पहले आगाज़ करूंगी और सबसे पहले सोशल मीडिया से ही आगाज़ कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर चल ये रहा है कि फ्लैगशिप के अकामे की वजह से निकाला गया और अब फ्लैगशिप में ही बरी कर दिया। ज़रा इसकी वजाहत कीजिएगा कि वो वाला जो फैसला था वो एक कंपनी का अकामा होने की बुनियाद पर किया गया था और ये फैसला कुछ और है। ये बिल्कुल परसेप्शन दुरुस्त नहीं है। पहली बात तो ये अकामे पे नहीं निकाला गया था, बल्कि इस बात पे कि ये जो इसमें फ्लैगशिप का केस है, इसमें 16 कंपनियां हैं। उनमें से एक कंपनी जिसका नाम FZE है, उसके बोर्ड के चेयरमैन के तौर पे नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उसके तनख्वाहदार मुलाजिम थे, और उस तनख्वाह को एक असासे के तौर पे उन्होंने अपने गोशवारों में जाहिर करना था, वो उन्होंने जाहिर नहीं किया। ये उनके ऊपर गलत बयानी का एक एलिगेशन था, जिसकी बिना पे उनको आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत निकाला गया और ये कहा गया कि आपने सच नहीं बोला, यू आर नॉट द राइचस, आप सच बोलने वाले नहीं है, रास्तबाज नहीं है। इस बिना पे उनको निकाला गया। जबकि ये जो रेफरेंस दायर हुआ था, ये रेफरेंस ये था कि वो जो 16 की 16 कंपनियां हैं जिनकी मलकियत आपने जाहिर की है हसन नवाज अपने बेटे के नाम पे, असल में हसन नवाज इसके मालिक नहीं है, उनके पास तो पैसा ही नहीं था, ये आपका पैसा था, आपने उनके नाम से ये कंपनियां बनाई हैं और आप इसके मालिक हैं। तो अब जो केस डिसमिस हुआ है वो ये है कि हसन नवाज ही उसके मालिक समझे जाएंगे, और नवाज शरीफ जो है उन्होंने ना उसके लिए पैसा दिया है, ना वो उसके मालिक थे, ना हसन नवाज जो है वो उनके बेनामीदार थे। ये दो बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं, इनमें फर्क रवा रखने की जरूरत है। उस तनख्वाह को तो खुद नवाज शरीफ ने कबूल किया कि वो वाकई मुलाजिम थे और अकामा उन्होंने उसी की बुनियाद पर लिया था, और उन्होंने कहा था अगर मैंने तनख्वाह नहीं ली है तो क्या है, लेकिन अदालत ने नहीं माना, और अदालत का कहना ये था कि आप ले सकते थे। जी ठीक है खालिद साहब, उस्मा बुखारी साहिबा भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त प्रोग्राम में। उस्मा, आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। 28 जुलाई के फैसले पर मरियम नवाज साहिबा था कि नवाज शरीफ की वाज़े बरतरी की राह हमवार हुई है आज के फैसले के बाद। आज के ट्विटर पैगाम से क्या मैसेज दिया है उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को, कारकुनों को? उस्मा, शुक्रिया किरण। फैसला तो बड़ा क्लियर है और वो ये है कि हमें कानून की बालादस्ती जो है उसको कायम रखते हुए कानून के सामने सर झुकाना है, और जो फैसला आया है उसके ऊपर यकीनन हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। बहुत सारी बातें हैं जो इस पर की जा सकती हैं, जो यकीनन सियासी तौर पर एक अलहदा लायामल बनेगा, कानूनी तौर पर यकीनन हम उसको चैलेंज भी करेंगे। अभी जो खालिद अजीम साहब बात कर रहे हैं फ्लैगशिप के हवाले से, मैं उसमें थोड़ी सी ऐड करना चाहती हूँ, और वो ये है कि फ्लैगशिप के 2 हिस्से थे। एक हिस्सा था कि जी आपने तनख्वाह नहीं ली, आप उसके चेयरमैन थे,
और वो तनख्वाह आपकी बनती थी लेकिन आपने नहीं ली बेटे से, तो आपकी नाअहली बन गई। अब ये है कि आपके चूंकि बेटे से जो है वो आपने ये पूरा केस डेवलप किया नैब ने, अगर आपको याद हो, कि मनी लॉन्डर किया गया है। ये कामे जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो किक बैग्स और ये सारे जो पैसे हैं ये यहाँ से पाकिस्तान से वहाँ ट्रांसफर किए गए। अब इसके ऊपर ये कहना कि बिल्कुल ये अलहदा है, नो, ये एक ही केस के दो हिस्से हैं। यानी पहला वो हिस्सा जिसके ऊपर रिसीवेबल था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत, एसेट की डेफिनेशन जो है वो क्या है, ये हमारे कानून के अंदर वो मौजूद है, जिस पे ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी कोट की गई। उस केस के अंदर उसके ऊपर आज भी हमारी रिजर्वेशन है और आज भी हम उस पर बात जो है वो करते हैं। अब ये जो केस है इसके ऊपर बिल्कुल ही केस बनता ही नहीं था। अगर आप पूरे जो वफाकी वुज़रा हैं उनकी अगर आप पूरी डिटेल निकाल के देखें, उनका केस ही ये था कि ये बेनामी जायदाद है और ये नवाज शरीफ की जायदाद है और इसके ऊपर जो है ये इनको सजा मिलनी चाहिए कि किकबैक्स का और इसका मनी लॉन्डर का पैसा है। तो इसके ऊपर मैं ये बात तो कहने में आज हक बजानिब हूँ और मुझे बहुत खुशी है आज तीनों केसेस पूरे हो गए जो नवाज शरीफ साहब के ऊपर है और 2 साल 2.5 साल की मेहनत और करोड़ों रुपया जो है वो खर्च करने के बाद आज नवाज शरीफ साहब की जात के ऊपर कोई किसी तरह का इल्जाम भी नहीं लगाया जा सका। और आज जो सजा मिली है वो आमदन से जायद असासों के ऊपर दी गई है लजीजिया के अंदर, जिसके ऊपर मैं अलहदा आगे बात करूंगी कि लजीजिया जो है वो जिला वतनी के दौर में बना था। जब नवाज शरीफ को यहाँ से जिला वतन किया गया, परवेज मुशर्रफ ने उनकी हर चीज जो है उस पर कब्जा कर लिया और उनको जो है बिल्कुल लावारिस तौर पर जिला वतन कर दिया गया। वहां जाकर ये अल-अजीजिया जो है वो 2001 में डेवलप की गई, उस पर हमें सजा मिल गई है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिसमें देखने की जरूरत है, लेकिन एक बात बड़ी कैटेगोरिक हूँ और हम तमाम नून लीगी जो कारकुनान हैं हमें इस बात पर बहुत इत्मीनान है कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद इल्जाम साबित तो क्या करना, इल्जाम लगाया ही नहीं जा सका, ना कोई किकबैक का, ना किसी कमीशन का, ना किसी रिश्वत लेने का, इख्तियारात से ज़ायद जो है वो अपने इस्तेमाल करने। उज़्मा, आपसे बात की जाए या मुस्लिम लीग नून के किसी भी रहनुमा से बात की जाए, आप लोगों की जानिब से बात का आगाज़ ही ऐसे होता है कि हम अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं, लेकिन इससे पहले भी एक क्यों निकाला कि मुहिम हो चुकी है, फिर अब से कुछ दिनों पहले तक ये चल रहा था कि अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ करेंगे अगर फैसला खिलाफ आता है तो एहतजाज जो पार्लियामेंट के अंदर किया जाएगा और पार्लियामेंट के बाहर किया जाएगा। एक जानिब आप लोग अदालतों का एहतराम भी करते हैं, अदालती फैसलों का एहतराम भी करते हैं, तो फिर एहतजाज किस बात का करेंगे, किस लिए करेंगे, फवाइद क्या हासिल करेंगे उससे? नहीं, इसमें दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं किरण। एक तो ये है कि अवामी राब्ता मुहिम जो है वो हमारा कोई एहतजाजी सिलसिला नहीं था, हमारी यौम तासीस भी है पार्टी का, 30 दिसंबर को हम वो करने जा रहे हैं। और अवामी राब्ता तो सियासी जमातों का हक होता है उनका कि वो आप आवाम से राब्ता रखे। यहाँ पे तो किरण गवर्नमेंट जा रही है अवामी राब्ते के ऊपर 27 जनवरी को जलसा करने के लिए, तो हम तो अपोजिशन पार्टी हैं, हमें तो आवाम से राब्ता करने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। तो फिर तो वो फैसला आपके हक में आता है या फिर खिलाफ में आता है? जी, अगर फिर फैसला आपके हक में आए या खिलाफ में आए फिर तो अवामी राब्ता मुहिम तो फिर दोनों तरह से हो सकती है। मुझे उज़्मा शामिल करने दीजिएगा, अदनान साहब भी साथ मौजूद हैं। अदनान साहब, नवाज शरीफ साहब को फिर सजा हो गई है, जेल चले गए। मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़, उज़्मा भी बात कर रही है, करप्शन साबित हुई नहीं है, इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि इंतकामी सियासत हो रही है, क्या वाकई ऐसा हो रहा है? क्या मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ दुरुस्त है? देखिए, आज मरियम ने ट्वीट किया है, हम सब नवाज हैं, उन्हें ट्वीट करना चाहिए था हम सब मुजरिम हैं, क्योंकि नवाज शरीफ को तो अदालत ने मुजरिम करार दे दिया है और 2 मरतबा करार दिया और सुप्रीम कोर्ट भी करार दे चुकी है उनको कि वो सच्चे नहीं हैं, वो झूठे आदमी हैं। देखिए, बात यह है कि लोग हार्डन्ड क्रिमिनल्स हो चुके हैं, इन्हें इतनी आदत पड़ चुकी है जुर्म करने की और झूठ बोलने की कि इन्हें अपना कोई जुर्म जो है जुर्म लगता ही नहीं है। अब जब एक कंपनी इनके बेटे ने बनाई और वो मानते हैं कि अल-अजीजिया स्टील मिल्स मेरी है, हिल मिल्स वो उनकी है, जो भी है एस्टेब्लिशमेंट, तो फिर अब लिंक साबित करना था कि नवाज शरीफ जो हैं उनका उससे कोई ताल्लुक है, तो उसका सारा मुनाफा 90% तकरीबन मुनाफा जो है नवाज शरीफ को मुंतकिल हुआ 2011 से 15 तक, तकरीबन 1 अरब रुपए से ज़्यादा, 1 अरब और कुछ करोड़ रुपए। तो अब जब एक पूरी कंपनी का मुनाफा नवाज शरीफ को मुंतकिल हो रहा है तो इसमें क्या शुबा रह जाता है कि वो दरअसल नवाज शरीफ ही की कंपनी थी और उन्होंने अपने बेटे के नाम से बनाई थी, वो बेनामीदार थे। और हमारा जो नैब का ऑर्डिनेंस है उसकी सेक्शन 14 में ये लिखा है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है तो उसको उसके जो लवाहिकीन की दौलत है उसका भी रीजनेबल एक्सप्लेनेशन देना होगा। उनके बेटे आ जाते, हुसैन नवाज आ जाते और वो अदालत में बता देते कि देखिए ये कंपनी इस तरह मैंने बनाई थी, यहाँ से पैसे आए थे,
ये चेक है, ये रूट था पैसे आने का, तो अपने वालिद साहब को इतनी मुश्किल में ना डालते। जो नवाज शरीफ हैं वो तो कतरी खत से भी मुनकिर हो गए। पहले तो ये कहते थे कतरी शहजादे से पैसे मिले थे, जबकि हुसैन नवाज ने GIT को बताया था कि $6 मिलियन से हमने ये कंपनी बनाई थी। हाँ। और उसमें से $1.5 मिलियन जो हैं कतरी शहजादे ने दिए थे, बाकी रकम का वो हिसाब नहीं दे सके थे। तो वो आते और सारी रकम का हिसाब देते। और फिर नवाज शरीफ ने जो असेंबली में बहुत चहक चहक कर तकरीर की थी कि ये हैं वो जराए जिनसे हमने बनाई है ये चीजें। अब अदनान साहब आपको एक बात और भी याद होगी, ये तकरीरों में ये बात आपको याद होगी। मैं खालिद साहब आपकी जानिब भी सवाल लेकर आऊंगी। इससे पहले वो कह रहे थे कि मुझे कहा गया परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमात ना बनाए जाए, मैंने ऐसा नहीं किया, तो फिर मुझ पर मुकदमात बनाए गए। पहले ये मौक़िफ़ था, फिर उसके बाद उनका ये मौक़िफ़ आ गया कि जी मफरूज़ों की बुनियाद पर और सियासी मुखालिफत की वजह से केसेस बनाए जा रहे। अगर इसको हम पॉलिटिकल स्टेटमेंट मान भी लें तो कहीं पर भी डिनाई तो नहीं किया नवाज शरीफ साहब ने। इल्ज़ाम लगाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर यू टर्न का, लेकिन खुद 2 जगह पर यू टर्न नहीं लिया। आपको लगता है यहाँ पर इसी तरह से हुआ है? मैं इसमें थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा मियां नवाज शरीफ साहब को। पहली बात तो ये है कि वो जो 4.5 सफ़े का स्टेटमेंट है वो मेरे पास मौजूद है और मैंने उसको स्क्रूटनाइज किया। मैं उसकी जो सतरें हैं वो गिनवा के तो आपको बोर नहीं करूंगा, लेकिन 7 जगह उन्होंने कहा कि ये रेफरेंसेस, ये मुकदमात मेरे खिलाफ इसलिए बनाए गए। इसका मतलब ये उस वक्त अल अज़ीज़िया की भी समाअत चल रही थी और फ्लैगशिप की भी समाअत चल रही थी। इसका मतलब है कि उस स्टेटमेंट में उन्होंने इन दोनों का तज़किरा भी किया और बाद में कभी उन्होंने ये बयान वापस नहीं लिया। ये ठीक है कि इसकी एविडेंशियल वैल्यू इसलिए नहीं है कि लंदन फ्लैट्स का फैसला देते वक्त किसी अदालत ने उसको कंसिडरेशन में नहीं लिया, उनके 342 के उस बयान में उसको शामिल नहीं किया गया। और वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जिसको मियां साहब ने किया। ये था कि वहां स्टेटमेंट देने के बाद फौरी तौर पे आके उन्होंने पंजाब हाउस में बैठ के वो सारा बयान पढ़ दिया था ताकि वो फीते पे आ जाए, वो टेप पे आ जाए, वो मौजूद है। लेकिन उसमें भी उन्होंने उस वक्त ये जो 2 रेफरेंसेस हैं इनको भी साथ शामिल किया था और ये कहा था कि मेरे खिलाफ ये मुकदमात या ये रेफरेंसेस बनाई ही इस वजह से गए। और आज तक उन्होंने वैसे वो बयान वापस लेने की बात नहीं की है। ठीक है, उन्होंने बिल्कुल एक नरम रवैया रखा था, उन्होंने खलाई मखलूक का तज़किरा कभी नहीं किया, उन्होंने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमात बनाए जाने के मामले को कभी दोबारा नहीं उठाया, लेकिन उसको वापस भी उन्होंने नहीं लिया। तो इसमें थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो आप मेरा ख्याल है मियां साहब को दें। ठीक है उस्मा, पिछले दिनों आपको याद होगा नजम सेठी साहब से हमने समा ने इंटरव्यू किया था, इसके अलावा आपके दीगर रहनुमा भी ये बात कर चुके हैं कि मरियम नवाज साहिबा के लिए खामोश रहना ही बेहतर है। 28 जुलाई के फैसले के बाद अब तक मरियम नवाज साहिबा बिल्कुल ही खामोश रहीं। ट्विटर का महाज उन्होंने नहीं संभाला हुआ था, कोई मैसेज उनका नहीं होता था, कोई पैगाम उनका नहीं होता था। फिर आज जब फैसला आया उसके फौरी बाद उन्होंने महाज संभाल लिया है। तो कोई फायदा उठाने की कोशिश की जा रही थी कि शायद खामोशी से कोई फायदा हो सके, और अब जब फायदा नहीं हुआ तो फिर वो ट्विटर के महाज पर आई है। ये तो बड़ी अजीब बात है किरण। देखिए, जब वो खामोश थी तब भी प्रॉब्लम था कि जी वो खामोश है। अब जब वो बोलने लगी हैं तो अब मतलब फिर प्रॉब्लम है कि वो बोलने लगी। नहीं, आप ही के रहनुमाओं की जानिब से कहा जा रहा था ना कि उनकी खामोशी ही बेहतर है अभी। मैं अगर बात कंप्लीट कर सकूं जी तो बिल्कुल उनकी खामोशी इसलिए भी बेहतर थी कि वो अभी सियासत करने के मूड में नहीं थी और मियां साहब भी नहीं थे। लेकिन उनके चूंकि केसेस थे, मियां साहब को सामने भी आना पड़ा, वो अदालतों में भी जा रहे थे। लेकिन रीजनेबल टाइम मरियम नवाज शरीफ साहिबा को खुद डिसाइड करना था कि उनको कब वो बेहतर समझती हैं कि उनको जो है वो मैदान में आना चाहिए और बाकी जो सियासी मामलात हैं उनमें अपनी राय देनी चाहिए। तो उन्होंने अपने जाहिर है जब एक वालिद के ऊपर एक पूरी तरफ से जो है उनको घेरा जाए तो बेटी जो है, आप भी बेटी है, मैं भी बेटी हूँ, तो यकीनन बेटी फिर खामोश नहीं रह सकती, गो वो कितनी भी तकलीफ में और कितनी भी उसमें हो। लेकिन एक दूसरी बातें जो मैं करना चाहती हूँ जो अदनान आदिल साहब ने अभी की, देखिए बड़ी अजीब बात है कि यहाँ पे आप एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं, ना आप जज हैं ना मैं जज हूँ। जज ने जो कहा हमें उसको देखना है ना, अगर वाकई हम कानून की बात करते हैं। आपके पिछले एवनफील्ड के अंदर भी जज ने कहा करप्शन का केस साबित नहीं हुआ, कोई करप्शन का इल्जाम साबित नहीं हुआ, लेकिन उसने सजा दी, हमने मान ली, जेल में भी चले गए। अब यहाँ पर भी इन केसेस के अंदर मुकरना आपने भी कहा, ये भी कह रहे हैं। मेरी गुजारिश ये है कि थोड़ा बहुत कानून मुझे भी आता है। कानून के तहत सबसे पहले जो हाकिम इज़्ज़तदारी केस है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने नैब के लिए बड़ी क्लियर डायरेक्शंस दे दी हैं। और भाई हमारे ज़राए आमदन से ऊपर असासे आप उससे ज्यादा दे रहे हैं ना, पहले हमारा ज़राए आमदन तो पता कर लें क्या है।
और फिर असासा हमारे नाम पे नहीं है, लेकिन आपने हमें उसमें सजा दिलानी है। हम कहीं नहीं मुकरे। बात यह है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने दिए, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रही हूँ आपके रिकॉर्ड के लिए, और ये मेरा ख्याल है पता नहीं आपकी नजरों से गुजरी है या नहीं, खालिद अजीम साहब की नजरों से जरूर गुजरी होगी कि हमने ये जवाब जमा भी कराया कोर्ट के अंदर भी कि 99 के अंदर जब कू हुआ था और यहाँ से तमाम चीज़ों को कन्फिस्केट कर लिया गया था मुशर्रफ की तरफ से, हमारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कारोबारी लेन देन के मामला थे, वो भी कन्फिस्केट हुए और वो हमने हाई कोर्ट में गए, लाहौर हाई कोर्ट में, उसका फैसला मौजूद है कि हमें वो कागजात वापस किए जाए, नहीं किए गए। इस केस के अंदर दोनों के अंदर मैं चैलेंज कर रही हूँ अदनान आदिल साहब को, अभी फैसला भी आएगा तो देख लीजिएगा, हमने साबित किया जितने डॉक्यूमेंट्स नैब की तरफ से लगाए गए वो तमाम फोटोकॉपी थे, वो स्क्रीनशॉट्स थे जो लॉ ऑफ एविडेंस के तहत एडमिसिबल ही नहीं है कोर्ट के अंदर। जितने डॉक्यूमेंट दिए हैं हमने दिए हैं, जितने डॉक्यूमेंट जमा कराए गए हैं, लेकिन ये 1.5 साल तक चलता रहा है केस और प्रोपोज़मा, बिल्कुल, लेकिन काफी अरसे तक पेश भी नहीं, बिल्कुल पेश भी नहीं कर पाए थे, और उसके बाद जब ये फैसला महफूज हो रहा था उस वक्त 1 हफ्ते की डेडलाइन मांगा जा रहा था। बिल्कुल, मैं वापस आती हूँ, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक लेती हूँ, वापस आऊंगी, कंटिन्यू करेंगे बात को। वेलकम बैक वंस अगेन जी। ये तय है कि नवाज शरीफ साहब अपनी 69वीं सालगिरह अब जेल में मनाएंगे, और वो जेल कौन सी होगी ये फैसला भी हो गया है। इस बार अडियाला नहीं होगी बल्कि कोट लखपत जेल होगी, जहां साबिक वज़ीर आज़म अपनी सज़ा काटेंगे। अब फैसले के खिलाफ लीगी रहनुमाओं का शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी काफ़ी खफा दिखाई दिए हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान की तारीख में सियासतदानों के खिलाफ एक और सियाह फैसले का इजाफा हुआ है। उनकी बात सुनिए। पाकिस्तान में सियासतदानों के खिलाफ जो तारीख फैसले किए गए उसके अंदर एक और सियाह फैसले का इजाफा हुआ है। ये फैसला पाकिस्तान की तारीख का पहला फैसला है जो अदालत को बंद करके सुनाया गया और 6 घंटे की ताखीर से किया गया। तो बहुत से शकूक व शुबहात हैं इस फैसले के बारे में। हमें उम्मीद है कि अदालतों ने जिस तरह पहले रेफरेंस में देखा था कि उसमें कोई हकीकत नहीं है और उसको खत्म कर दिया था, तो इंशाल्लाह इस केस का भी वही असर होगा। हम कोई ऐसा अमल नहीं करेंगे जिससे मुल्क में जमहूरियत को खतरा हो। फैसले पर लीगी रहनुमाओं की जानिब से जारहाना रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। सुबह से मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद थी जो एहतिसाब अदालत के बाहर जमा थी। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आने के बाद लीगी कारकुन मुश्तइल भी हुए, एहतिसाब अदालत में दाखिल होने की कोशिश भी की। लीगी कारकुनान और पुलिस के दरमियान झड़प भी हुई, कारकुनों ने पथराव किया, पुलिस ने शैलिंग की। लीगी कारकुन परेशान और हुकूमती अरकान पुरइत्मीनान नजर आए। वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब आपसे कुछ देर पहले उन्होंने बात की और कह रहे हैं कि 2019 तारीखी और फैसला कुन साल होगा। जो चोर हैं, चाहे हमारी तरफ हैं, पटड़ी की इस तरफ है या पटड़ी की उस तरफ है, नहीं बचेगा। 2019 तारीखी साल है। 30 मार्च मैंने कहा है, ये फिरना शुरू हो गया ना पहले, अभी तो झाड़ू बांधा जा रहा है, यहाँ तो भल सफाई होगी इंशाल्लाह। अपोजिशन पब्लिक अकाउंट कमेटी चेयरमैन को वो सारी सहूलतें और अथॉरिटी हासिल है जो कि फेड मिनिस्टर को हासिल। तो हुकूमती महाज शेख रशीद साहब ने और वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने संभाला हुआ है। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि फ्लैगशिप रेफरेंस में टेक्निकल बुनियादों पर नवाज शरीफ को छोड़ दिया गया। अदालत के मुताबिक हसन नवाज के सामने आने तक मुकदमे को आगे नहीं चला सकते। एक भी जगह के ऊपर नवाज शरीफ अपने पैसों को जस्टिफाई नहीं कर सके। हो ये रहा था, पाकिस्तान के अंदर कमीशन लिए जाते थे, ये कमीशन के पैसे बाहर जाते थे, बाहर पे होते थे और वहां से वापस आ जाते थे पाकिस्तान के अंदर। कई पैसे बाहर भी रह जाते थे जिनकी प्रॉपर्टीज खरीद लेते थे। तो इससे पहले कि मैं अपने दोबारा मेहमानों की जानिब बढ़ूं, दीगर पार्लियामेंटेरियंस आज के फैसले के बाद क्या राय रखते हैं, उनकी बात भी सुन लीजिए। ये पहली बार हुआ है कि ताकतवर कानून के शिकंजे में आया और ये वाहिद रास्ता है किसी भी कौम के लिए और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए आगे जाने का कि अकाउंटेबिलिटी हो। अभी ये अल-अज़ीज़िया का रेफरेंस है, उसके ऊपर पनिशमेंट हुई है, हम समझते हैं ये जस्टिफाइड नहीं है। इसके लिए हमारे पास लीगल वे आउट है कि हाई कोर्ट में जाएं, अपील होगी और आप ये देखेंगे कि ये फैसला सस्पेंड होगा। जेल तो वो जाएंगे, अब तो ज़ाहिर है तो जेल उनको ले जाया जाएगा।
और उनको शायद 2-2.5 महीने जेल में गुजारने भी पड़े जब तक हाई कोर्ट इसके बारे में कोई डिसीजन नहीं ले। मैं ये कहूँगा कि अगले चंद हफ्तों में ये फैसला मुझे सस्पेंड होता हुआ नजर आ रहा है। नैब का ये फैसला लिखा हुआ फैसला था जो पढ़ा गया है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। इसी बुनियाद पे पहले भी ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सस्पेंड हो चुका था, अब भी 2-2.5 महीने बाद ये सस्पेंड हो जाएगा। तो मुल्क में सियासी मौसम इंतहाई गर्म चल रहा है और दिन ब दिन सियासी दर्जा हरारत बढ़ रहा है। उसमें दोबारा आपकी जानिब आऊंगी, अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा और साथ साथ ये भी कहिएगा कि अब हिकमत अमली मुस्लिम लीग नून की क्या होगी, क्योंकि दूसरी जानिब नैब भी जिसमें बरी किया उस फैसले पर उसको चैलेंज करने का फैसला कर रहा है, उसको चैलेंज करने की बात कर रहा है। उज़मा शुक्रिया किरण। देखिए मैं पहले ये कहना चाह रही हूँ, जो आपने कहा ना कि पूरे नाम नजर आए आपको वज़रा कराम शेख रशीद भी, और मुझे वैसे बिल्कुल नहीं नजर आए। उन्होंने तो बहुत तकलीफ और दुख का भी इजहार किया है शेख रशीद साहब ने कि ये हो गया और ठीक केस नहीं लड़ा गया। और आज भी 2 वज़रा कराम जो बैठे हुए थे, आप अंदाजा लगाइए कि ये मुझे लगता है कि इनकी अदालतों में फैसले होने चाहिए थे फवाद चौधरी के। अब तीनों केस जो हमारे पे थे उसके फैसला आ गया और फैसले के अंदर लिख दिया गया कि कोई किकबैक का इल्जाम ही नहीं लगाया नैब ने, बाकी तो बात की बात है, कोई इल्जाम ही लगाया होता और वो बैठ के कह रहे हैं मुझे यहाँ से पैसे जाते थे और वहां से आते थे, वही स्टोरी उनकी पुरानी। तो ये अजीबो गरीब बात है कि ये खुद साख्ता जो तर्जुमान है ये जो है वो अपने फैसले करते फिर रहे हैं। और ये फैसला तो खैर वो बहुत दिनों से सुना चुके थे कि नवाज शरीफ साहब जेल जा रहे हैं। मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो ऐड करना चाहती थी आपकी बात में वो ये है कि अगर आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पिछला फैसला एवन फील्ड वाला अगर आपने देखा हो, उसके अंदर बड़ा कैटेगोरिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि जो वालिद है उससे नहीं पूछा जा सकता बेटे के केस के बारे में, बेटे की आमदन के बारे में। यही केस, यही फॉर्मूला अरसलान इफ्तिखार और इफ्तिखार चौधरी के केस में भी पेश आया था और वहां पर यह फॉर्मूला अप्लाई हुआ था। बात यह है कि हम किसी चीज से नहीं मुकरे, हमारे ऊपर इल्जाम ही नहीं लगाया, साबित ही नहीं कर सकी नैब कि ये असासे हमारे हैं या ये असासे नवाज शरीफ साहब के नाम पे है, तो हम सबूत किस चीज का दें? ये एक टेक्निकल छोटी सी बात है जो पता नहीं क्यों कुछ लोग समझना नहीं चाहते। जब हम पे इल्जाम लगाया ही नहीं, असासा हमारे नाम पे ही नहीं, हम सबूत किस चीज का दें? कतरी खत जो है उसके बारे में ये कोर्ट के अंदर ये बात हो चुकी कि बाकी सबको फैसिलिटेट किया गया कि आपको हम आके भी पूछ लेते हैं, आपको क्वेश्चनियर भी भेज देते हैं, लेकिन उनको फैसिलिटेट करने के लिए ये तैयार नहीं थे क्योंकि उनसे जवाब नहीं लेना था। और वो एमएलए जिस तरह आए, जो मैंने कहा कि फोटो कॉपीज और स्क्रीन शॉट्स के ऊपर जो इन्होंने सबूत जमा कराए थे, अभी तफसीली फैसला आएगा, यकीनन कानूनी माहिरीन भी देखेंगे, हम भी उसको देखेंगे कि उसके अंदर जज साहब ने क्या लिखा है। लेकिन ये बात जो आपने सवाल किया था, बिल्कुल हमारी रिजर्वेशन मौजूद है और ये एक तयशुदा अमर है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी या जो भी अपोजिशन पार्टीज के लोग हैं, उन सबको अगर जेल में डाला जाए तो शायद इमरान खान साहब जो है वो हुकूमत चलाने के काबिल हो सके, अदरवाइज वो इस काबिल नहीं है। हालांकि बना बनाया मुल्क हमने उनको दिया है, तो इसके ऊपर एहतजाज करना, इसके ऊपर देखिए फैसला आने के बाद मुल्क में 35 अरब डॉलर के कर्जे भी आप चढ़ा कर गए हैं, तहत की जा सकती है। इसलिए हम जी उज़मा इसी मुल्क पे आप 35 अरब डॉलर के कर्जे चढ़ा के गए हैं ना, जो बना बनाया मुल्क आपने दिया है। अच्छा जी, जो हम चढ़ा के गए ना, जरा और पंजाब पे 1000 अरब से ज्यादा का कर्जा चढ़ा के गए हैं। कहा है अगर सवाल पूछ लिया है तो फिर जवाब का हौसला भी ले लीजिए। जी कंप्लीट कर लें। रिपोर्ट है ये, जरा देख लीजिए, जिसपे उन्होंने कहा है कि 33% ज्यादा कर्जे लिए हैं और ये रिकॉर्ड तोड़ेगी ये हुकूमत। और हम इस मुल्क में कर्जे लिए थे ना अगर, तो बिजली पूरी करके देके गए हैं, अमन अमान की सूरत हाल को स्टेबल करके देके गए हैं और जीडीपी जो है ना वो 5.8 पे छोड़ के गए थे। जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं उनकी जब जीडीपी का आज तक तो वो ये बता ही नहीं सके। ठीक है जी, टारगेट क्या है, हम क्योंकि टॉपिक के अच्छा हमें पता है, हम टॉपिक पर ही रहे। बहुत शुक्रिया उज़मा, आप साथ मौजूद थी प्रोग्राम में इस हवाले से बात करने के लिए। मामला ये था, और दूसरा जरदारी साहब के लिए भी आज बड़ा दिन था, आज बड़ी अहम पेशी थी। तो एहतसाब होगा, सबका होगा, किसी को छूट नहीं मिलेगी। तब्दीली सरकार इस फैसले पर पूरी तरह कायम है। इमरान खान साहब ने 2 टोक लफ्जों में कहा है कि एहतसाब के मामले पर समझौता नहीं होगा, मुल्क को आगे बढ़ाना है तो एहतसाब का अमल तेज करना होगा, मौसर बनाना होगा। एहतसाब का घेरा पंजाब में सिर्फ शरीफ बरादरानी नहीं बल्कि सिंध में आसिफ अली जरदारी के गिर्द भी तंग हो रहा है। जीआईटी रिपोर्ट में हैरान कुन इंकशाफात सामने आए हैं। जाली बैंक अकाउंट्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी साहब को जवाब दाखिल कराने के लिए नोटिस दे दिया है। ओमनी ग्रुप से जवाब तलबी होगी, जबकि बहरिया टाउन के मलिक रियाज को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म भी जारी हो गया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि जाली अकाउंट्स केस अरबों रुपए के खांचे लगे हैं, अब हम फैसला देंगे। अयान अली कहाँ हैं,
जवान बच्ची इतनी बीमार कैसे हो गई? बुजुर्गी के बाइस अनवर मजीद से नरमी बढ़ती, लेकिन उनका बर्ताव बुजुर्गों जैसा नहीं है। लगता है ओमनी ग्रुप का गुरूर ख़त्म नहीं हुआ। केस की आइंदा समाअत होने जा रही है 31 दिसंबर को इस्लामाबाद में। JIT रिपोर्ट पर पीपल्स पार्टी की जानिब से भी रद्द-ए-अमल फ़ौरन आ गया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान कहती हैं हुकूमत और JIT का गठजोड़ है, एहतिसाब के नाम पर इंतकाम हुआ तो खामोश नहीं बैठेंगे। शेरी रहमान साहिबा की बात सुनिए। जरदारी साहब 12 साल केसेस फेस कर चुके हैं जिनमें कोई कन्विक्शन नहीं। गठजोड़ का नतीजा नजर आता है हुकूमत के दरमियान और JIT के वालों के दरमियान। एहतिसाब के लिबादे में इंतकामी सियासत जो कर रहे हैं उस पर हम हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे तो बड़ा गलत, इनकी गलत सोच है। अगर नए पाकिस्तान में सिर्फ ये काम होने हैं तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर ये एहतिसाब की बात करते हैं तो फिर ये अक्रॉस द बोर्ड हो, फिर दोहरे मयार ना हो। ऐसा ना हो कि एक अनोखा लाडला हो और दूसरे पर रेफरेंसेस बने। पीपल्स पार्टी का रिएक्शन भी जारहाना है। कहा जा रहा है कि एहतिसाब के नाम पर इंतकाम हुआ तो खामोश नहीं बैठेंगे। हुकूमत को लगता है कि कोई टेंशन नहीं है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर कहते हैं JIT रिपोर्ट ने सिंध के सिस्टम को वाज़ेह किया है। शहजाद अकबर मजीद ये भी कहते हैं कि जैसे जैसे हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं हम खुद हैरान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ये जो JIT ने इस वक्त रिपोर्ट की है और उसको दाद देनी चाहिए, जिसने ये जो चीज़ें अनर्थ की हैं, ये मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में मनी लॉन्ड्रिंग को समझने के लिए, देखने के लिए ये सदियों तक पढ़ाया जाता रहेगा कि कैसे लूटा जाता है और फिर उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। मैं हैरान रह गया हूँ। फैक्ट्रियाँ, सब्सिडीज, कारखाने, लैंड ग्रैब, हर चीज़, और ये इनको शायद शक था ये कभी पकड़े नहीं जाएंगे और इसलिए ये खुल खुला के ये काम हो रहा था। मुस्लिम लीग नून के बाद अगर पीपल्स पार्टी की भी अहम शख्सियात की पकड़ धकड़ होती है तो फिर पीपल्स पार्टी का रिएक्शन क्या होगा, इस पर बात करेंगे। पैनल साथ ही मौजूद होगा लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। जरदारी साहब की भी आज एक अहम पेशी हुई है, उस पर बात करें। खालिद अजीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी। सर, मलिक रियाज साहब का आपने ट्विटर पैगाम देखा होगा, खुद से अपने आप को ही वो क्लीन चिट दे रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या वाकई मामला इतना क्लियर है कि वो क्रॉस चेक पेश करेंगे और फिर निकल जाएंगे? हाँ किरण, यहाँ कौन अपने आप को क्लीन चिट नहीं देता? जिनके खिलाफ बहुत वाज़ेह किस्म के फैसले आ जाते हैं वो भी उसको कोई ना कोई और रंग देने की कोशिश करते हैं। तो मलिक रियाज साहब ने ये ट्वीट तो कर दिया है, लेकिन असल मामला तो ये है कि उनको तलब किया गया है, वो वहाँ आए, वजाहत दें। क्लीन चिट अगर उनको अदालत देगी तो उसी को क्लीन चिट समझा जाएगा। एक छोटी सी वजाहत जो है वो ज़रूरी है कि वो बार बार ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब पे करप्शन का कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। देखें, जो सेक्शन 9 है नैब ऑर्डिनेंस का, वो पूरे का पूरा करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिस से डील करता है। आगे उसके 12 सब सेक्शन हैं और उनमें से हर एक जो है उसको करप्शन समझा जाएगा। इसलिए अगर मलिक रियाज साहब क्लीन चिट देते हैं किसी अपने आप को, या नवाज शरीफ साहब जो है वो अपने आप को क्लीन चिट देते हैं कि मुझ पे करप्शन का इल्जाम साबित नहीं हुआ, तो ये बिल्कुल गलत चीज है। क्लीन चिट वही है जो कोर्ट की तरफ से मिलेगी। वहां पे पूरा मौका मिल रहा है सबूत देने का। आप सबूत अगर वहां पे जाके फराहम करने में कामयाब हो जाते हैं तो बिल्कुल ठीक है। और बिल्कुल आपने सही कहा था कि वो जो JIT की रिपोर्ट है वो तो इतने हैरान को इंकशाफात कर रहा है कि कौन कौन सा मुलाजिम ऐसा है कि जिसको वहां से रकम नहीं, लेकिन अभी जो हैरान कुन इंकशाफात में बड़ी बड़ी लिंकिंग चीजें हो रही हैं। नाना दिल साहब, जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग केस, सिंध का मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल हो गया ये, फिर उसके बाद ओमनी ग्रुप आ गया, जरदारी ग्रुप आ गया और अब मलिक रियाज साहब भी आ गए। इन तीनों का आपस में क्या कनेक्शन है नाना दिल साहब? देखिए, मलिक रियाज जो भी कारोबार कराची में कर रहे हैं मुबैना तौर पे वो जरदारी साहब के शरीके कार हैं, जरदारी उनके पार्टनर हैं। इसीलिए उन्हें मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की अरबों रुपए की ज़मीन जो है बहुत ही औने पौने दामों दे दी गई। पाकिस्तान स्टील मिल्स की ज़मीन, तो जितनी भी सरकारी ज़मीन मलिक रियाज को कराची में मिली है अपने प्रोजेक्ट्स के लिए,
वो बहुत ही सस्ते दामों, बिल्कुल यानी कौड़ियों के भाव उनको दी गई है। और उसके इवज जरदारी साहब जो हैं उनके तमाम प्रोजेक्ट्स में बेनामी मालिक हैं, उनके शरीके कार हैं और बड़े बड़े पैमाने पे उन्होंने किकबैक्स वसूल ठीक है अदनान साहब, माफ कीजिएगा, आपको कट करना पड़ रहा है। प्रोग्राम का वक्त अपने बिल्कुल अख्तिताम का है। आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।